डॉक्टर युगल, आप बताएं कि विटामिन डी होता क्या है आसान भाषा में, ताकि आम लोग भी समझ जाए, और ये इतना अहम क्यों है और शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में आप भी बताएं, आप अपनी राय रखें सर। तो वैसे तो सारे विटामिन्स इंपॉर्टेंट हैं बॉडी की फंक्शन के लिए। जो हम्म जो हम्म मेन विटामिन्स जो हमें मालूम है, ए डी ई के, जिनके बारे में हम कॉमनली बात करते रहते हैं, और फिर इनके बहुत सारे सब टाइप्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम आज से विटामिन डी की बात करें, तो जैसे प्रशांत जी ने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारी बोन की मेटाबॉलिज्म में, और हमारे कैल्शियम जैसे हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है उसके लिए। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं होती है। कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस में है। एक तरह से आप ये मान के चलिए एक कंट्रोल सेंटर है विटामिन डी, जो मोस्टली आपके हार्ट के फंक्शन, लिवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, हर चीज को कंट्रोल करता है। तो हमें ये बहुत कॉमनली मालूम है इसके बारे में, और ये इतना बड़ा इशू आज की डेट में इसलिए बन गया है क्योंकि विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ स्किन के रूट से ही होता है, और जो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। एंड दैट इज वाई सनलाइट की डेफिशिएंसी और इन चीज़ों की वजह से विटामिन डी की कमी होने लगी है। बट विटामिन डी का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि कैल्शियम का बोन में एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। एक तरीके से ये एक गाड़ी है जो कैल्शियम को लेके जाती है बोन तक। तो अगर वो गाड़ी ही नहीं होगी तो कैल्शियम बोन तक पहुंचेगा कैसे? तो इसलिए विटामिन डी इतना ज्यादा जरूरी है हमारी बोन्स की और मसल्स की हेल्थ के लिए। डॉक्टर युगल, आपसे एक और मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि विटामिन डी के कमी के लक्षण क्या है, ताकि आम लोग भी समझ पाए कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। तो क्या क्या लक्षण है वो बता पाएंगे आप सर? आज की डेट में विटामिन डी की, और थैंक्स टू जो हमारी लैब्स हैं जो इतनी सारी डेवलप हुई हैं आज के टाइम में, कि टेस्टिंग बढ़ी है, जिसके कारण ये पता चलने लगा है कि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको डेफिशिएंसी तो है लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्या सिम्टम्स हैं? तो इन सिम्टम्स को हम बेसिकली बच्चों में अलग और बड़ों में अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा आसान होगा समझना। क्योंकि बच्चों में जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी की से वजह से जो हड्डियां हैं उनमें डिफॉर्मिटी होने लगती है, टेढ़ापन आने लगता है, जिसको मेडिकल भाषा में रिकेट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में वीकनेस होना, हड्डियों में दर्द बने रहना, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनमें भी मांसपेशियों में कमजोरी, थकान बने रहना, इसके अलावा हड्डियों में दर्द बने रहना, एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कनेक्टेड है। इसके अलावा किडनी की परेशानियां, लिवर की परेशानियां, ये सब भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। तो आमतौर पर आपको अगर फटीग हो रहा है, वीकनेस हो रही है, थकान महसूस करते हैं बहुत ज्यादा, बोन्स में अनयूजुअल से पेन बने रहते हैं, जनरलाइज से पेन है, तो ये सारे विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण अगर आप में भी दिखाई दे तो विटामिन डी की टेस्ट जरूर करवाएं, और उसे नेचुरल तरीके से कैसे आप इसे पूरा कर सकते हैं इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप भी इस पे, डॉक्टर युगल, आप भी कुछ इस पे अपनी राय रखें कि क्या 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 हो सकता है अगर विटामिन डी की मात्रा अगर किसी के शरीर में ज्यादा हो जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स बड़े मिलते जुलते हैं। हम्म। तो विटामिन डी की कमी से भी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, और एक्सेस होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की टॉक हम अपनी जो प्रैक्टिस में देखते हैं ना, तो आज का टाइम ऐसा है कि लोग टेस्ट भी करा लेते हैं, ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं, एंड हम बहुत कोइंसिडेंटली डिस्कवर करते हैं कि उनका विटामिन डी लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, बट वो फिर भी विटामिन डी ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इवन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं सप्लीमेंट्स, तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, 10 to 30% ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स इसलिए हमें प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आप अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाएं, या फिर आपके डॉक्टर ने जब आपको टेस्ट किया और उन्हें ये डाउट हुआ कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, और टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव आता है, ओनली देन फिर आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ना कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन समझ के उसे अपनी मर्जी से बिना टेस्ट के लें, क्योंकि अदरवाइज फिर ये जो सिम्टम्स हैं जिसकी मनी जी भी बात कर रही थी, ये फिर आपको इट विल बिकम ए प्रॉब्लम, फिर उससे विड्रॉल करना, उसको ट्रीट करना, फिर देन वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाती है। ओके। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। क्या विटामिन डी से इसे रोकने में मदद मिलती है क्या? डॉक्टर युगल, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ऑस्टियोपोरोसिस को पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का वीक होने को हम मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता तब है जब बॉडी में
खास करके बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगे, और जो ब्लड से कैल्शियम बोन की तरफ जाना हो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाए। ये एज की वजह से भी हो सकता है और कई सारी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन विटामिन डी का इसमें क्या रोल है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था जब हमने ये बात शुरू करी थी, कि विटामिन डी वो कैरियर है। अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, लेकिन आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि वो कैल्शियम डिपॉजिट ही नहीं हो रहा बोन में। तो ये कई सारी स्टडीज से पता चला है कि अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, तो सिर्फ 10 to 15% जो कैल्शियम है वो बोन में डिपॉजिट होगा। वर्सेस अगर आपका कैल्शियम विटामिन डी कंप्लीट है, नॉर्मल लेवल में है, तो ये अब्जॉर्प्शन 30 to 40% हो जाता है। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि आज के डेट में जितने भी कैल्शियम इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उनमें सब में विटामिन डी एज ए सप्लीमेंट एडेड है। एंड दैट इज द रोल। उसे फोर्टिफाई करने का रीजन यही था कि विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट करियर है कि अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करना है तो सिर्फ हम कैल्शियम देके विटामिन डी की कमी के साथ उसको ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो इनफेक्टिव होगा। ओके, तो एक और सवाल होगा, क्या विटामिन डी, डॉक्टर युगल, क्या इन्फेक्शन से हमें लड़ने में भी मदद करता है? साथ ही कई तरह के रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग के भी खतरे को विटामिन डी कम करता है क्या? जो विटामिन डी है वो क्योंकि इम्यूनिटी को बेटर करता है, तो इसलिए इनडायरेक्टली इन्फेक्शन की कंट्रोल में उसका रोल है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ साथ में हार्ट डिसीजेज में बहुत स्ट्रांगली देखा गया है, और बहुत स्ट्रांग लिटरेचर सपोर्ट है इस चीज का आज की डेट में, कि विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस कम होंगे। और इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नॉट जस्ट बोन की हेल्थ के लिए, बट हार्ट की और लिवर की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। आप डॉक्टर युगल, आपसे भी यही सवाल होगा कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी क्या हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं? और खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी बताएं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उससे पूरा किया जा सकता है नेचुरल तरीके से? विटामिन डी के लिए जो अगेन बार बार रिपीट होके आता है कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्बनाइजेशन के समय में क्योंकि हमारा जो डे टाइम होता है वो हमेशा क्लोज स्पेसेस में निकलता है, तो जो ऑप्टिमम टाइम होता है जब यूवी बी रेज जो होती हैं, जो बेस्ट जिस समय अवेलेबल होती हैं, जो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए, उस समय हम बाहर होते नहीं हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन नहीं है तो दोपहर में 10 बजे और 2 बजे के बीच आप कम से कम अगर 1 घंटा खुले कपड़े, मतलब आपके बॉडी अगर पूरी कपड़ों से कवर है तो किसी काम की नहीं, तो आपके बॉडी के अपर पार्ट अगर कुछ एक्सपोज्ड है तो वो 1 घंटे तक अगर आप धूप लेते हैं तो वो बेस्ट सोर्स है। आज के डेट में अगेन सनस्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, और वो उसके फायदे हैं बट उसका नुकसान भी है, बिकॉज हमारे स्किन से जहाँ से एब्जॉर्बिशन होना होता है, ये सनस्क्रीन उसी यूवीबी रे को ब्लॉक कर देती है। तो उसका यूज भी जुडिशियसली होना चाहिए। इसके अलावा हमारे बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, उसके वजह से जो यूवीबी रेज हैं वो नहीं पहुंच पाती, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए नेचुरल सोर्स में तो कोई डाउट नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि सनलाइट का कोई और ऑल्टरनेट है क्या हमारे पास। तो अगर वो पॉसिबल है तो करें। खाने के बारे में काफी डिटेल में डॉक्टर ध्वनि ने हमें बताया। इसके अलावा तो रेगुलर मिल्क, पनीर, इन सब चीजों का अपटेक करने में इसमें विटामिन डी की ठीक मात्रा पाई गई है। एग हो गया, मछलियां हो गई, इनको जो लोग नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करते हैं उनके लिए विटामिन डी का ये ठीक सोर्स है। खाने के बाद खाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अगर हमने खाना ही नहीं खाया होगा और शरीर में फैट नहीं होगा तो ये विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए कोई भी लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद इसको खाएं, ताकि जो आप ले रहे हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट कंज्यूम हो और absorb हो जाए। अब आखिरी सवाल डॉक्टर युगल कारखुर आपसे मेरा होगा कि विटामिन डी के बारे में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल जो लोगों के मन में होंगे वो क्या है, वो उन अनसुलझे चीजों को अगर आप दूर कर पाए। तो मैं आपको ये सवाल का जवाब 3 पॉइंट्स कवर करके दे देता हूँ। अगर बच्चों में आपको कैसे पता चले विटामिन डी की कमी हो रही है, तो बच्चों में मैं जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। खास करके ये चेंज आप पैरों में देखते हैं, बच्चों के पैर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिन्हें हम बोइंग ऑफ लेग कहते हैं, और जिसे मेडिकल भाषा में रिकेट्स कहते हैं। अगर बच्चों में आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनकी जांच होंगी, और विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट श्योर शॉट ट्रीटमेंट है इसका। अगर ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स है, मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स है। और इसके इम्प्लीकेशन इतने ज्यादा हैं क्योंकि एक बार हड्डी टेढ़ी होके सॉलिड हो जाए, मतलब उम्र बढ़ती जाए और हड्डी टेढ़ी है, तो वो फिर डिफॉर्मिटी बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है आगे वाली लाइफ में।
तो एक ये चीज है, पॉइंट बहुत जरूरी है। सेकंड, जो एक साइलेंट डिसीज बन गई है अर्बन पॉपुलेशन में, वो लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडियोज में बैठते हैं, बहुत समय बाहर स्पेंड नहीं करते, उस केस में भी आप कोई भी अपनी जो सिम्टम्स हैं डेली रूटीन में आ रहे हैं उनको इग्नोर मत करिए। बहुत ही सिंपल विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करके उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। और ये बहुत डाउट होता रहता है लोगों के दिमाग में कि हमें विटामिन डी की कमी क्यों होगी, हम तो यंग हैं, हम तो फिट हैं, हम तो खाना पीना भी ठीक से खाते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसके सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं तो आपको भी वो डिफिशियंसी हो सकती है। जैसा प्रेग्नेंट फीमेल्स में बताया, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो नेचुरली विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी करना होता है। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, मेनोपॉज के बाद या माहवारी के बाद फीमेल्स में कैल्शियम की तेजी से बोन्स में कमी होने लगती है, और उसको हम तुरंत सप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो शुरू कर देंगे, लेकिन जहां मिस हो जाता है वो यही है कि हमने विटामिन डी का करेक्शन उसके साथ में शुरू नहीं किया है। तो ये भी एक चीज है, आप ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जब तक आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक फ्रैक्चर हो जाते हैं। हम अपनी इमरजेंसी में रेगुलरली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स देखते हैं जिनको, जो हमारे पास एक छोटे से फॉल के बाद फ्रैक्चर के साथ आए होते हैं, और हमने ये डिस्कवर किया होता है कि उन्होंने पिछले 4 या 5 साल से कोई भी कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम सप्लीमेंट क्यों लें। तो एक तरह से प्रिवेंटिव केयर है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको अगर ओल्ड एज में फ्रैक्चर से डील नहीं करना है, तो बेहतर है कि ये छोटी छोटी चीजें चेंजेस करके सप्लीमेंट्स लेके, लेकिन ये सब डॉक्टरी सलाह से ही होना चाहिए। आप कितना कैल्शियम खाएं, कितना विटामिन डी खाएं, ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करिए, खुद से मत करिए। और अगर ये करते रहेंगे आप, तो वो जो मेजर प्रॉब्लम है फ्रैक्चर, उनका ट्रीटमेंट, आपकी लाइफ पे उसका इफेक्ट, इन सबको ठीक किया जा सकता है। ओके, चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि विटामिन डी को लेकर हमने जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की, आप उनका ध्यान रखेंगे, इन्फॉर्म रहें, अपने डाइट को बैलेंस रखें, और साथ ही बैलेंस सप्लीमेंट्स भी लें, और डॉक्टर्स की भी सलाह लें, और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट भी विटामिन डी की जरूर करवाएं। शुक्रिया प्रशांत नाग सर, ध्वनि शाह जी और डॉक्टर युगल कारखुर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को जागरूक किया। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।